ओके जी, तो जनाब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 हमारा कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कौन कर सकता है, तो आपका क्या आंसर होगा? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कोई बंदा परफॉर्मेंस कर सकता है? मतलब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वही परफॉर्मेंस कर रही हैं, क्या उसके अलावा भी कर सकते हैं? जी, उसके अलावा भी लोग कर सकते हैं। कौन कौन से लोग कब कब कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आपकी बारी है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। आपकी परफॉर्मेंस दो तरह की होगी, एक होगी एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक आपके पास होगी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर इसका दूसरा नाम होगा टेंडर परफॉर्मेंस, ठीक है। और तीसरा नाम होगा ऑफर टू परफॉर्म। एक परफॉर्मेंस आपके पास होगी एक्चुअल परफॉर्मेंस। मिसाल के तौर पर मैंने शुएब से कहा कि शुएब भाई, हम दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आपने मुझे एक हैवी बाइक सेल करनी है आपके पास जो है, ठीक है जी। अब एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओके जी, डन। अब बारी है परफॉर्मेंस की। मैंने कहा शुएब भाई मैं पैसे ले आया हूं, तो बताइए कितना आना है। इसने कहा सर आप मेरे घर आ जाइए। मैं इसके घर गया, जाके मैंने पैसे दिए और बाइक ले आया। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि जिसमें मैं जो काम करने वाला है, परफॉर्मर जो है वो, उसने कहा है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ, और जो प्रोमिजी जिसके लिए परफॉर्मेंस की जा रही है वो प्रोमिजी ने मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई आप आगे परफॉर्मेंस दे दें, ठीक है। अब दूसरी जो चीज है इसके अगेंस्ट, जो दूसरी टाइप है, दैट इज अटेम्प्टेड, टेंडर और ऑफर टू परफॉर्म, वो कुछ इस तरह से है कि मैंने कहा कि शुएब भाई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सेम वही सिनेरियो। मैंने कहा शुएब भाई मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, किधर आऊँ? तो शुएब भाई ने कहा सर पैसे लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने अभी परफॉर्म नहीं करा, सर पैसे लेके आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों भाई? कहता नहीं सर बस पैसे नहीं आते लेके। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ऑफर करवाई अपनी परफॉर्मेंस की, लेकिन शुएब भाई ने वो परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं की। अब मेरी तरफ से ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस थी कि मैंने अटेम्प्ट किया है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन शुएब ने आगे से एक्सेप्ट नहीं की। अब समझ आया आपको कि हम जब सीए का पेपर करते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है? क्योंकि आई कैप आगे से एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है जनाब, कि आपने परफॉर्मेंस करने की ख्वाहिश जाहिर की है, आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, लेकिन प्रोमिसी आपसे परफॉर्मेंस करवाना नहीं चाहता। तो लॉ कहता है कि जब आप परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कर लें, अटेम्प्टेड परफॉर्म कर लें, तो अब आपको दोबारा उस चीज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा ठीक है शुएब भाई, ओके। शुएब भाई के बाद मुझे कॉल आ गई कि सर कोई बात नहीं सर पैसे ले आए। मैं कहूँगा भाई नहीं, अब लॉ कहता है कि नहीं हसन भाई अब आपको दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप कोर्ट जाइए और कोर्ट जाके इसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, ठीक है। या तो बगैर पैसों के ये क्या करेगा, पैसे मुझे डैमेजेस वगैरह देगा, या फिर जो है वो बाइक मुझे हैंड ओवर करेगा, ओके। अच्छा जी, अब क्या ऐसे ही मतलब ऐसे तो फिर ये मसले सारे हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर शुएब का मूड अच्छा नहीं है
तो मैं इसको कॉल करके कहूँ कि शुएब भाई मैं आ रहा हूँ, या रात के 4 बजे मैं आके कहूँ कि शुएब भाई रेडी रहें, मैं आपके घर आ रहा हूँ बाइक लेने के लिए, तो शुएब भाई तो नींद में होंगे, तो मुझे ये हो सकता है आगे से कुछ कह दें, कहेंगे सर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उधर भैया जिधर है, तो कह सकते हैं ना मुझे। तो अब इसमें शुएब भाई की क्या गलती है? गलती तो मेरी है कि टाइम ऐसा था, ऐसा ही है ना। तो वो हमें देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आपने कह दिया कि जनाब मैं परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ और अगले बंदे ने मना कर दिया तो आपके लिए नाम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऐसे नहीं है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए कुछ एसेंशियल्स मौजूद हैं, 6 किस्म के एसेंशियल्स हैं बेटा। अगर ये एसेंशियल्स होंगे, ये 6 किस्म की चीजें फुलफिल होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, और उसके बाद आपको परफॉर्म करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। नंबर 1 कहते हैं जी इट मस्ट बी अनकंडीशनल। मतलब वो कहता है कि जनाब मिसाल के तौर पर वही सिनेरियो शुएब भाई वाला, मैं कहता हूँ शुएब भाई मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपने मेरे लिए ना आगे दम पुख्त तैयार रखना है। अब शुएब भाई कहते हैं सर आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं, आप घर रहिए। ऐसे अक्सर हम लोग करते हैं ना। तो लॉ कहता है कि ये कंडीशनल आप परफॉर्मेंस जो है वो उसके साथ कोई कंडीशन ना लगाएं। अगर आपने कोई कंडीशन लगाई तो फिर प्रॉमिस ही कह सकता है आपको, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं समझी जाएगी। इट मस्ट बी कंडीशनल। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे जनाब इट मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम। अच्छा प्रॉपर टाइम क्या है जनाब? जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि रात के 3:06 पे मैंने शुएब को कॉल की और मैंने कहा शुएब भाई, जी सर। मैं कहा यार मैं सो नहीं पा रहा क्योंकि मुझे बाइक के ख्वाब आए जा रहे हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, रेडी रहिएगा। वो कहता सर अभी आने की जरूरत नहीं है, आप अभी ना आए। कहता नहीं भाई मैं आ रहा हूँ। कहता नहीं सर मतलब रात के 3 बजे, सर्दियों की रात और ऊपर से रात के 3 बजे, सर आने की जरूरत नहीं है। अब लॉ कहता है कि जनाब ये प्रॉपर टाइम नहीं था जिस टाइम पे आपने परफॉर्मेंस करने की इजाजत मांगी, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होगी। अब प्रॉपर टाइम क्या हो सकता है? या तो आपने टाइम डिसाइड किया हो, या तो मैंने इसको कहा हो कि 3:06 तुम्हें कॉल करूंगा तो मैं पैसे लेके आऊंगा, या मैंने ऐसे कहा हो। अगर ऐसा मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो फिर प्रॉपर टाइम का मतलब होता है रीजनेबल टाइम, ऑफिस आवर्स 9 से 5। ओके। फिर उसके बाद जनाब प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए परफॉर्मेंस। मिसाल के तौर पर जनाब शुएब एक शादी पे गया हुआ है और उस शादी पे जनाब मैं देख रहा हूँ शुएब साथ साथ पता नहीं क्यों रोई जा रहा, कुर्सियाँ लगाई जा रहा है, पता नहीं किसकी शादी थी। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा शुएब भाई मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। कहता नहीं सर कोई जरूरत नहीं है पैसे लेके आने की, ये जगह अच्छी नहीं है। हाँ वलीमे का टाइम था तो जगह अच्छी नहीं है, आप रहने दो। मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं यार, मैं भी उसी शादी में आ रहा हूँ, पैसे लेता हूँ तो मुझे वहाँ से बाइक दे देना। कहता नहीं सर ऐसे थोड़ी है। तो वो फिर मैं आया तो मुझे पता चला इसकी क्या कंडीशन थी। तो लोग कहते हैं कि आपने परफॉर्मेंस करते हुए जगह भी देखनी है कि कौन सी जगह, या तो फिर आप जगह डिसाइड कर लें पहले। अगर जगह डिसाइड नहीं की तो फिर आपका या तो ऑफिस होगा, ठीक है, या फिर आपका जहाँ पे जनरली आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो जगह होगी। ओके। अच्छा उसके बाद जनाब लास्ट रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूल जनाब सबसे पहले आपके पास इसकी बात कर रहे हैं कि इट मस्ट बी मेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द पर्सन टू whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do। देखिए भाई कहता है जनाब कि जो बंदा परफॉर्मेंस कर रहा है और जिसके लिए परफॉर्मेंस की जा रही है, मिसाल के तौर पर मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ 5 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, 10 लाख तक 5 लाख 10 लाख रुपए थे, और शुएब भाई जो है वो परफॉर्मेंस करवा रहे हैं मेरे से। अब लेट सपोज मैं पैसे लेके आया हूँ और शुएब मैं जनाब मास्क शॉट मैंने बना हुआ है और मैं भी कहता हूँ शुएब को, शुएब भाई आपसे कॉल पे बात हुई थी, ये पैसे पकड़िए बाइक दीजिए। अब शुएब भाई देखेंगे कि जो बंदा मुझे पैसे दे रहा है क्या ये वही बंदा है, क्या ये वही बंदा है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। मुझसे पूछेगा भाई आप हैं कौन, मैं कहूँ नहीं हम बंदा आपने बताया कर, तो भाई चेहरा दिखा दे, नहीं चेहरा हमने दिखाते होते, बस पैसे पकड़िए, आपका पैसों तक होना चाहिए, क्या काबिल नहीं है दिखाने के। ठीक है जी, क्योंकि आपकी आंखें जो है वो आपकी नजरें इतनी हैं कि हमारा चेहरा काबिल नहीं है। तो अब यहाँ पे जनाब शुएब भाई
के पास मैं किसी किस्म का उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा कि ये असरटेन कर सके कि जनाब जो बंदा परफॉर्मेंस करने आया है क्या वो वाकई वो विलिंग टू परफॉर्म है और क्या वाकई वो परफॉर्मेंस कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, वो परफॉर्मेंस कर भी सकता है या नहीं कर सकता, ये देखना पड़ेगा। ओके, अगर शोएब भाई को मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा तो शोएब भाई कह सकते हैं भाई साहब मुझे नहीं पता आप कौन है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट सर हसन के साथ हुआ था और आप पता नहीं कौन है, आप ले जाएं पैसे वापस, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। गॉट इट? यस। तो ये टाइमली परफॉर्मेंस नहीं होगी। और लास्ट में कहता है जी अगर किसी चीज़ की डिलीवरी का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे मैंने बताया कि लेट सपोज मैं 10 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, तो मैंने जाके पैसे दिए शुएब को और शुएब कहता है कि सर मैं गिनने नहीं है, नोटों को देखना नहीं है, हाथ घर जाके जो मर्जी करो, पहले बाइक हैंड ओवर करो। तो अब यहाँ पे शुएब कहता है नहीं सर ऐसा नहीं, आप पैसे पहले मुझे गिनवाइए, पैसे पहले चेक करवाइए, जाली तो नहीं है, पूरे हैं पैसे, मतलब जो चीज़ डिलीवर करवानी है क्या वही चीज़ है या उसके अलावा कोई और है। ठीक है, अगर तो वही चीज है तो फिर तो ठीक है, अगर वो चीज नहीं और मैं आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहा कि आप इस चीज को असेस कर सकें कि जो चीज डिलीवर हमने करनी थी क्या वही चीज है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और आपने डिनाई कर दिया, ये अटेंडेंट परफॉर्मेंस के जुमरे में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए लास्ट, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग तो द promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver. Okay जी? Yes sir. Okay जनाब, आगे देखिए, फिर आगे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जी। ले जनाब, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा जी, देखिए जनाब, जो मैंने आपको बात कही थी कि अगर कोई बंदा रिफ्यूज कर दे तो क्या होगा। सर जी सर, इससे पहले ऊपर एक लाइन है ना जी सर, कौन सी लाइन? एग्जांपल नंबर 9 से ऊपर एक छोटी एन ऑफर जी, ठीक है, ये वैसे आगे चलकर डिटेल में हमने पढ़नी थी लेकिन पढ़ देते हैं जी। एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रॉमिसी हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। बेसिकली आगे चलकर हमने इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन पहले बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉमिसी है, मिसाल के तौर पर जुबैर और शुएब दोनों, ये बाइक इन दोनों की है, ये बाइक इन दोनों की है और इन दोनों ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा और ये बाइक मुझे दे देंगे। अब अगर मैंने जुबैर को कॉल करके कह दिया कि भाई मैं पैसे लेके आ रहा हूँ और जुबैर ने मना कर दिया कि सर यहाँ पे पैसे लेके आने की जरूरत नहीं है, तो इट वुड बी कंसीडर्ड कि मैंने ये ऑफर टू परफॉर्म जुबैर को ही नहीं बल्कि मैंने साथ शुएब को भी की है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा आपके पास ज्वाइंट प्रॉमिसी का मतलब होता है इकट्ठे एक से ज्यादा प्रॉमिसी, अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉमिसी है तो मैं किसी एक बंदे को ही अगर कह दूंगा कि भाई मैं परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ और अगला बंदा उसको रिजेक्ट कर देता है तो इट वुड बी अज्यूम कि मैंने सबको कहा है कि परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ, मुझे सबको अलग अलग कॉल करने की जरूरत नहीं। ओके, आगे चलकर शायद इसको मजीद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ जी भाई साहब, अगले बंदे ने ऑफर कराई और अगले बंदे ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा जनाब? Where a promiser has made a valid offer of performance to promisee, valid offer of performance का मतलब क्या है? वो जो हमने 6 कंडीशन पढ़ी वो 6 कंडीशन फुलफिल करती है। Performance to promisee and the offer has not been accepted, the promiser is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his right of compensation and rescission under the contract। ठीक है जनाब, अब अगर शुएब ने एक दफ़ा मना कर दिया कि सर पैसे लेके आने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं पैसे देने के लिए लायबल नहीं हूँ। अब ये मेरे से जितना मर्जी कहता रहे कि सर आप पैसे दें, मैं कहूँगा भाई साहब कोई पैसा नहीं है, भाग नहीं यहाँ से। लेकिन इसके साथ साथ मैं कंपनसेशन भी खुद को करवा सकता हूँ, यानी कि डैमेजेस भी क्लेम कर सकता हूँ और उसके अलावा मैं कॉन्ट्रैक्ट भी रिसेंड कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा मुझे ना कीजिए, चलो ठीक, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कोर्ट में। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स। हाँ जी भाई साहब, देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई भी किसी भी किस्म का, लेट्स सपोज एक जनरल सा कॉन्ट्रैक्ट है
तो लोग कहता है अगर उसमें प्रोमिसर यानी कि परफॉर्म करने वाला प्रोमिसर उसकी डेथ हो जाए परफॉर्मेंस से पहले, तो उसके जो लीगल ईयर्स होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दे आर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अनटिल और अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? देखिए बेटा, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वही परफॉर्मेंस कर सकती है और इसके अलावा परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर ए एक डांसर है, बी की शादी है। अब बी ने ए को एंगेज किया, बी ने कहा ए भाई आपने बड़े अच्छे तरीके से आगे डांस करना है। उसने कहा जी ठीक है। अब ए जो है वो जनाब उसका एक बेटा है सी, वो भी डांसर है। तो परफॉर्मेंस से पहले जनाब बी की शादी से पहले ए की डेथ हो जाती। अब लॉ कहता है कि जनाब जब ए की डेथ हो चुकी है तो इसको तो करना चाहिए, उसके लीगल ईयर्स को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि सी भी जो है वो डांसर है। लेकिन लॉ कहता है कि क्योंकि ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो काम ए कर सकता था वो ए के अलावा कोई और बंदा काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ ए ही कर सकता था, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। तो लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो दे आर नॉट लायबल। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस। अगर इसलिए उसका सन ना तो कुछ और होता, कोई भी होता है तो वो डांसर है, वो भी डांसर, लेकिन अब वो अगर मतलब मसला ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए बंदा प्रोमिसर जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही सिर्फ लायबल है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक ऐसा भी केस है जहां पे वो भी लायबल नहीं होते, मतलब कोई और बंदा तो लायबल हो ही नहीं सकता ना किसी भी तरह से। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लायबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव में भी एक ऐसा सिनेरियो है कि जहां पे वो लायबल नहीं होते, वो कौन सा सिनेरियो है? पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्ट है, आर्ट का मतलब क्या? वो कोई भी आर्ट हो सकता है, वो डांसिंग आर्ट हो सकता है, वो पेंटिंग आर्ट हो सकता है, ठीक है, वो ट्रेनिंग आर्ट हो सकता है, वो टीचिंग आर्ट हो सकता है, वो सिंगिंग आर्ट हो सकता है। ओके, किसी भी, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको और मैं कहूँ ना मेरा छोटा भाई वो आके आपको पढ़ाना शुरू कर दे, आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं ना होगा? आप कहेंगे सर वो छोटा भाई है आपका, वो तो पढ़ाए उन्हें कभी नहीं। मैं कहूँगा नहीं मेरा छोटा भाई है, वो भी बड़ा अच्छा, उसका भी जनाब वो सीएट उसका हो गया, वो बड़ा अच्छा पढ़ता है। आप कहेंगे सर लाख अच्छा हो गया, लेकिन हमने फीस आपके लिए दी। गॉट इट? तो ये जो भी पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये उनमें नॉर्मल स्किल्स और आर्ट उनमें शामिल होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जाएगा यहाँ तक बेटा। ओके, मैं इसको पढ़ देता हूँ। कहते जी मेरा promiser has made a valid offer of promises bind the representatives of the promisers in case of death of such promisers before performance unless a contrary intention appears from the contract. For example, contract is of a personal nature. Clear जी? अच्छा, इसके बाद जनाब कहते हैं जी effect of refusal to perform promise wholly. देखिए ना, when a party to contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to contract unless he has signified by word or conduct his willingness in its continuance. जी भाई साहब देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल मेरा आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जनाब मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा और पूरे सेशन की ये मुझे फीस वगैरह सैलरी मुझे पे करेंगे। ओके जी, मैं लाहौर गया, लाहौर जाके मैंने कॉल कर दी कि सर सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो सर मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा वापस आने को, पता नहीं क्यों। तो आईपीएल वाले के पास राइट है, मुझे क्या कहेंगे कि सर ठीक है ना आए, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, कोई पैसे ऐसे नहीं है आपको, हमें कोई पैसे नहीं देंगे। ठीक है, जब कोई प्रॉमिसर अपने आप को डिसेबल फॉर परफॉर्मेंस डिक्लेयर कर देता है डेलिबरेटली, तो प्रॉमिसी के पास राइट होता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर दे
और रिसिशन के लिए उसको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई मैं विलिंग हूं किस काम के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए, ठीक है, उसको मेंशन करना पड़ेगा। अगर वो बताता नहीं है, मुझे कहते हैं कि ठीक है सर, आप जब आपका दिल करे आप आ जाइएगा, ठीक है सर कोई बात नहीं, ओके सर। ये तमाम वर्ड्स वो वाले वर्ड्स हैं कि जिनमें उन्होंने नहीं बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना तो उनको बताना पड़ेगा कि इनकी विलिंगनेस क्या है। ये मेरे साथ गेम नहीं प्ले कर सकते, गेम प्ले करें, ठीक है जी। तो मैं इनको कोड लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। आगे देखिए जी, सीपी वालों की वैसे सीपी वालों के ऐसे रहते हैं। हाँ नहीं, वो उन्होंने कुछ दिए हैं, कुछ रहते हैं, ऐसा ऐसा सारे दे देंगे भाई। समझ रहे अपॉर्चनमेंट ऑफ पेमेंट्स ले जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर दफा क्वेश्चन आता है बेटा इसमें से। एप्रोप्रिएशन या अपॉर्चनमेंट एक ही बात होती है। अच्छा, ये हर दफा बेटा क्वेश्चन आता है, आई कैप में केस स्टडीज के तौर पर ये क्वेश्चन आता है। देखिए जनाब होता क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल जरा सुन लीजिएगा। अब एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मैंने पैसे उधार लिए थे शुएब से। 1 जनवरी 2020 को शुएब से मैंने पैसे उधार लिए थे 20,000 रुपए। 31 मार्च 2021 शुएब से मैंने पैसे उधार लिए थे 25,000 रुपए। यकम अप्रैल 2022 शुएब से मैंने पैसे लिए थे 30,000 रुपए। और 1 अप्रैल 2022 की शाम को ही उसी दिन मैंने शुएब से पैसे लिए थे 20,000 रुपए। अब मेरा टोटल कर्जा कितना हो गया? 20, 25 कितना हो गया? 45 और 30 और 20 50, 45 और 50 कितना हो गया? 95, 95,000 का मेरा क्या हो गया जनाब? ये कर्जा हो गया। कुछ पहले भी जमाने में मैंने शुएब से कोई 10-1 हज़ार रुपए लिए थे, वो याद नहीं है, वो टाइम बाद हो चुके हैं, पता नहीं कितना अरसा हो गया। अब मैंने जनाब शुएब को एक चेक भेजा, कुछ अमाउंट भेजी। चेक के बैक साइड पे मैंने लिखा हुआ था 1 जनवरी 2020 और चेक था तकरीबन कोई 15,000 रुपए का। चेक कितने का था? 15,000 रुपए का। और मैंने बैक साइड पे क्या लिखा हुआ था? 1 जनवरी 2020। अब यहां पे देख के आपको क्या लग रहा है सैलरी को देख के कि वो चेक कौन सी अमाउंट, कौन से कर्जे के लिए था? 1 जनवरी 2020, मतलब मैंने इंडिकेशन दे दी। फिर उसके बाद मैंने चेक भेजा इसको 20,000 रुपए का और मैंने कॉल कर दी। मैंने कहा शुएब भाई, ये जो 1 जनवरी का चेक है ना हमारा, 1 जनवरी का जो कर्जा था 1 जनवरी 2020 का, ये 20,000 रुपए का चेक उसके लिए। मैंने बता दिया एक केस में और मैंने दूसरे केस में इंटीमेशन दे दी, ठीक है, कुछ आइडिया दे दिया कि आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जनाब इन भाई साहब को भेजा चेक तकरीबन कोई 80,000 रुपए, ठीक है, 80,000 रुपए का मैंने चेक भेजा और मैंने कुछ भी नहीं बताया, ना मैंने कॉल करके बताया कि इसको कैसे एडजस्ट करना है, ना मैंने बैक साइड पे कुछ लिखा कि इसको कैसे टैकल करना है। 80,000 रुपए का चेक। अब लॉ कहता है कि जी शुएब के पास राइट है, शुएब के पास राइट है, जो कि क्रेडिटर है उसके पास राइट है कि इस चेक को किसी भी अमाउंट के साथ एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, इवन टाइम बाय डेट के साथ भी। लेकिन जिस अमाउंट के ऊपर एक छोटी सी अमाउंट और थी तकरीबन कोई 5,000 रुपए, शुएब कहता था सर आपने 5,000 मेरे पहले भी देने हैं। मैंने कहा कोई 5,000 दे तुम्हारे, वाह जो मतलब तुम अजीब ही, मतलब 5,000 यार ठीक है कर्जा लेता हूँ मैं तुमसे, लेकिन इट डजंट मीन के तुम अपनी तरफ से बनाई जो, कोई 5,000 नहीं। अब 5,000 रुपए वो हैं जिसके ऊपर शुएब कहता है कि आपने पैसे देने, मैं कहता हूँ नहीं देने, मतलब हमारी कंटेंशन है, हमारा झगड़ा है, ठीक है जी। अब लोग कहता है जी उस अमाउंट के अलावा कि जिसके ऊपर दोनों पार्टी का मसला चल रहा है, उस अमाउंट के अलावा आपके पास अगर टाइम बाय डेट भी है आप उसको भी एडजस्ट करवा सकते हैं, क्रेडिटर के पास इतना राइट है।
अब इन्होंने क्या किया, जनाब सबसे पहले 10,000 पे जो पुराना टाइम बार्ड था वो एडजस्ट किया, ठीक है, कितने का मैंने चेक भेजा था, 80,000 रुपये का। फिर उसके बाद उन्होंने 20,000 रुपये एडजस्ट किए, ठीक है। फिर उन्होंने जनाब तकरीबन कोई 30 और 20 आखिरी 25,000 उन्होंने रहने दिया ऐसे। उन्होंने कहा जनाब मेरा 80,000 पूरा होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही इनका 80,000 ऐसे एडजस्ट करवा सकते हैं। कौन सी अमाउंट में एडजस्ट नहीं करवा सकते, जिस अमाउंट के ऊपर मसला है, जो आपके पास जो है वो कंटेंशन अमाउंट है, ठीक है, जिस अमाउंट के ऊपर हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, उस अमाउंट को क्रेडिटर एडजस्ट नहीं करवा सकता। अच्छा, अब तीसरा केस जनाब, वही जनाब कर्जे की डेट्स, और मैंने 80,000 रुपये का चेक भेजा, और इस 80,000 रुपये को अब कैसे एडजस्ट करना है, ना मैंने बताया, ना मैंने कोई डायरेक्शन दी, और शेप को भी समझ नहीं आ रही कि कैसे पैसे में एडजस्ट करूं, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा हैं, कैसे एडजस्ट किए जाए। अब यहाँ पे लॉ कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मौजूद हूँ। लॉ कहता है जो सबसे पुराना कर्जा है सबसे पहले वो उतारो, सबसे पुराना कर्जा कौन सा हो सकता है, टाइम बार्ड डेट हो, तो पहले वो चुका दो, ठीक है। हम कहते हैं लेट्स सपोज टाइम बार्ड डेट नहीं है, तो जो सबसे पुराना कर्जा कौन सा बनेगा, ये कम जनवरी 2020 का, तो 80,000 में से पहले क्या माइनस होगा, 20,000। फिर बाद में 31 मार्च 2021 25,000 माइनस होंगे, बाकी कितने पैसे रह गए जी, 35,000 बाकी रह गए, ठीक है जी। कितने पैसे रह गए बाकी, 35,000। अब अगला बाकी कर्जे कौन से हैं, एक 30 का और एक 20 का। अब ये दोनों के दोनों कर्जे सेम डेट पे हैं, तो इनमें से कौन सा पहले कर्जा अदा किया जाएगा, तो लॉ कहता है कि अगर आपके पास कर्जे सेम डेट पे हो और आपने कुछ अमाउंट एडजस्ट करवानी हो, तो वो अमाउंट आपने एडजस्ट इस तरह से करवानी है कि वो आपने प्रोपोर्शनेट करना है रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से। कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे, वो कहता है जी मिसाल के तौर पर आपके पास था 30,000, कहता जी मिसाल के तौर पर आपके पास था लेट्स सपोज यहां पे देख लीजिए 35,000 था ना, आपने इस 35,000 को एडजस्ट करवाना है कैसे। सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल कर्जा कितना है जी, 30 और 20 50,000 रुपए। तो 30,000 में से जितने पैसे आपने एडजस्ट करवाने हैं वो इस तरह से इसको, ठीक है, अमाउंट आ जाएगी। और इसके बाद इसी तरह से 20,000 में से जो आपने एडजस्ट करवाने हैं वो इस तरह से आप उसको एडजस्ट करवा दें, ठीक है। सॉरी आफ्टर दिस, ओके। तो आपके पास लॉ यहाँ पे कहता है जी आपने अगर सेम डेट पे अब कोई कर्जा पड़ा हुआ है और आपने कोई पेमेंट करनी है, तो उसको एज पर लॉ जो आपका पुराना डेट होता है आप पहले उसको एडजस्ट कर दो। अब यहाँ पे सेम डेट है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर दो, क्लियर। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, देखिए बेटा, कहते जी वे डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड बाय डेटर, ठीक है जी। वेयर आर डेटर मेक्स अ पेमेंट विद ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटीमेशन that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly, ठीक है, जैसे मैंने बताया 20,000 वाले। नंबर 2, where debt to be discharged is not indicated, जहाँ पे इंडिकेशन कोई नहीं डेटर की तरफ से, तो फिर लॉ कहता है कि किसके पास पावर आएगी, क्रेडिटर के पास पावर आएगी। क्या, where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor has option to apply the payment to any lawful debt due from the debtor even if it is a time barred debt but cannot apply payment to a disputed debt, okay। जैसे मैंने बताया कि वो 5,000 रुपये जिसके ऊपर झगड़ा था उसको एडजस्ट नहीं करवा सकता, टाइम बार्ड को भी एडजस्ट करवा सकता। और उसके बाद कहते हैं आप जब दोनों में से कोई पार्टी भी पैसे अप्रोप्रिएट नहीं करेगी, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of the time whether or not they are time barred, मतलब वो टाइम बार्ड है या नहीं इसको नहीं देखा जाएगा, जो सबसे पुराना डेट होगा वो देखा, टाइम बार्ड है तो उस हिसाब से,
In other words, all payments shall be applied towards the payment of first debt till it gets extinguished. Similarly, all subsequent payments apply towards second debt till it gets fully paid, and so on and so forth. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. Got it? जो बातें हमने की वही बात है. और लास्ट में कहता है जी अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पेंडिंग हो, आपकी जो असल रकम थी और उसके ऊपर जो आपका ब्याज या सूद था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पेंडिंग हो और आपने की पेमेंट की है, तो लोग कहता है पहले इंटरेस्ट एडजस्ट होगा. ठीक है, इंटरेस्ट से बाकी बचने वाली चीज फिर वो प्रिंसिपल में एडजस्ट होगी. मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख 1 लाख रुपए का कर्जा लिया 10% के हिसाब से, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बन रहा था 10,000 रुपए, आपने पेमेंट की 20,000 रुपए, तो वो 20,000 प्रिंसिपल में से एडजस्ट नहीं होंगे. उस 20,000 में से 10,000 रुपए पहले इंटरेस्ट में से जाएंगे, बाकी बचे हुए 10,000 क्या होंगे आपके प्रिंसिपल में से एडजस्ट होंगे. क्लियर? याद हो कि मसले मिसाल बेटा, याद हो कि प्रॉब्लम? सर जी टाइम बाद डेट होता है जी जी. कैंसिल नहीं होता. नहीं हो तो कैंसिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जी आपको अगर पेमेंट मिल गई तो आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं, पैसे तो आपके हैं ना, आप उनको एडजस्ट करवा सकते हैं. ये बेटा देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके काफी सारे सेम नेचर के प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसी तरह के आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं. ठीक है जी, ओके जनाब, मेरा ख्याल है कि यहाँ तक ओके है. इंशाल्लाह फिर इसको कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है जी, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट व्हिच नीड्स नॉट टू बी परफॉर्म. एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर दो तरह की लेते हैं और एक ही डेट पर है जो, और जो अमाउंट हमारे पास बचती है हमने पेमेंट की है, मतलब कि 30,000 बचते हैं और दो लेते हैं, एक 30,000 के और एक 10,000 के, जी. तो हम किसी एक को एडजस्ट करेंगे या दोनों को क्वेश्चन? अगर सेम डेट पे है तो प्रोपोर्शनेटली होंगे, सेम डेट में तो प्रोपोर्शनेटली होंगे. एनी अदर क्वेश्चन बेटा? ऑल ओके? चले इसको बेटा जरा